दोस्तों इन साइड में अगर मैं कुछ आमद फैशन योर सीट बेल्ट जनाब आ गया जो हुक्म ते अपनी कुर्सियों को घुट के फड़ लो क्योंकि हुन रियासत जो है जनाब वो काम उठाने जा रही है और वो जो ड्रम के अंदर उन्होंने डंडे भुगो के रखे हुए थे ना तेल के ड्रमों में उनको निकालने का टाइम आ गया है और सख्ती होने वाली है और सख्ती भी बेशुमार शुरू होने वाली है। लिहाजा भैन जिन्हें जिन्हें जाना पेशौर अगले 24 घंटे चला जाए क्योंकि उसके बाद ये ना कहिएगा कि जनाब हमें खबर नहीं हुई क्योंकि जो कार्रवाई अब होने जा रही है उसका माजी के अंदर तो वो अशरे शीर नहीं था जो अब होने जा रही है। और खास तौर पर मौजूदा सूरत हाल में जहां नई वफाकी काबीना जनाब आ चुकी है मंजर आम पर और अब नई वफाकी काबीना का इजलास भी आज ही होना करार पा गया है और इस वफाकी काबीना के अंदर एक ऐसा वजीर है जो कम चुकने में भी माहिर है और एक ऐसा वजीर है जो जनाब रंदा फेरने भी अपना सानी नहीं रखता और एक ऐसा वजीर भी है जो रंदा भी फेरता है काम भी दिखाता है लेकिन खुद मंजर आम पर नहीं आता। लिहाजा मौजूदा सूरत हाल के अंदर ये जो एक्ट है यानी ये जो पीस ऑफ इंटरटेनमेंट हमारे सामने आने वाला है ये बहुत ही हद तक यूनिक हो सकता है। कैसे और क्यों, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल ये है जनाब कि वो वफाकी काबीना जिसका मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूं उसमें ऐसी कौन सी 3 शमूलियतें हैं यानी ऐसे कौन से 3 वजीर हैं जो सारे के सारे खेल के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने जा रहे हैं। सवाल यह भी है कि शहबाज शरीफ साहब की तरफ से तैयार करदा वफाकी काबीना की फॉर्मेशन कौन से इशारे दे रही है और सवाल यह भी है कि वफाकी काबीना की तश्कील और जनाब आसिफ अली जरदारी साहब के मनसब सदारत संभालने के फौरी बाद ये साजिशी थ्योरियां अचानक मंजर आम पर क्यों आ रही हैं जनाब नवाज शरीफ और जनाब आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, इंपॉर्टेंट सूरत हाल है। आपके साथ इस पर तफसील से गुफ्तगू करूंगा लेकिन उससे पहले एक फहरिस्त है जो मंजर आम पर आई है और यह फहरिस्त जनाब इसहाक डार साहब नौ मुंतखब सैनेटर और जनाब मुंतखब वजीर साहब की तरफ से सामने आई है और इस लिस्ट का अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यह लिस्ट आज से 3 दिन पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा कराई गई है और ये उन खवातीन की फहरिस्त है जिनको मुमकिन तौर पर कौमी असम्बली का मेंबर बनाया जाना है पंजाब के कोटे से और ये तमाम की तमाम खवातीन के कोटे से मुंतखब होने वाली अरकान असम्बली वो होंगी जिनको सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को सीटें ना देने के एवज जो है वो बाकी जमातों के अंदर ट्रांसफ़र किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो फहरिस्त है जो सामने आई है इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा एतराज़ात सामने आ रहे हैं। ख़ास तौर पर इस फहरिस्त के अंदर जो सीरियल नंबर 7 है उसके ऊपर और इस सीरियल नंबर 7 पे हैं जनाब मरियम इकराम साहिबा जो मखसूस नशिस्तों के ऊपर MNA इलेक्ट हो रही हैं जबकि इस फहरिस्त के अंदर दीगर जो नाम है उस पर नंबर 1 है जनाब सायरा अफजल तारड़ साहिबा। ये हैफजाबाद से ताल्लुक़ है, मुस्लिम लीग नून की एक बहुत ही सीनियर और बहुत ही दरीना कारकुन है। दूसरे हैं जनाब बुशरा अंजुम भट्ट साहिबा। तीसरे नंबर पर हैं जनाब हुमा अख्तर चुगताई। चौथे नंबर पर हैं जनाब माजुबीन अब्बासी साहिबा। छठे नंबर पर हैं गुलनाज शहजादी। सातवें नंबर पर हैं छठे नंबर पर हैं शुमाइला राना। सातवें नंबर पर हैं मरियम इकराम। 8वें नंबर पर है शाजिया फरीद और 9वें नंबर पर है सईदा आमना बतूल। ये जैसे ही ये लिस्ट सामने आती है तो सोशल मीडिया पर एक कैंपेन का आगाज़ हो जाता है ख़ास तौर पर मरियम इकराम साहिबा के हवाले से। क्यों, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है लेकिन इस सवाल का ज़्यादा लेने से पहले हमें उस मरहले पर जाना पड़ेगा वापस जब पंजाब के अंदर इंतखाबात कॉल हुए थे और यहाँ पर जनाब मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी बनी थी और वहाँ पर नवाज शरीफ साहब मॉडल टाउन में बैठकर उम्मीदवारों के इंटरव्यू ले रहे थे और उसका हल्का बनता है जनाब गुजरांवाला का हल्का है PP65। ये गुजरांवाला का एक हल्का है, सूबाई हल्का है और यहाँ पर मुस्लिम लीग नून का एक दरीना कारकुन भी था और हमेशा से ही इंतखाब जीतता भी आया था। हैरान कुन तौर पर अपने पुराने उम्मीदवार को हटाकर PP65 से एक ऐसे बंदे को टिकट दिया जो अपने जो घर का पोलिंग स्टेशन है उससे भी जो है ना वो नहीं जीत सका। इसका मतलब है कि किड्डक नकमा पाए ना वो MNA MPA का उम्मीदवार होना है। और फिर उसके बाद इस नलायक MPA के उम्मीदवार को टिकट देने के नतीजा ये निकला कि अहम तरीन उम्मीदवार जो मुस्लिम लीग नून के थे यानी खुर्रम दस्तगीर खान साहब और उनके साथ साथ जनाब जुल्फ़िकार भिंडर साहब, ये दोनों के दोनों उम्मीदवार ये
इलेक्शन हार गए, यानी इस हलके के अंदर कौमी असम्बली की सीट भी मुस्लिम लीग नून ने हारी और उसके नीचे जो 2 सूबाई असम्बली की सीट है वो भी मुस्लिम लीग नून ने वो वाला नशिस्त हारी। और PP 65 से जो उम्मीदवार थे उनका नाम आप सुनकर यकीनी तौर पर चौंक जाएंगे, क्योंकि उनका नाम था हसन अहमद। और ये जो है साहब ये यहाँ पर इलेक्शन लड़े थे मुस्लिम लीग नून के टिकट पर और कामयाब नहीं हो सके। और उनकी साहबजादी हैं वही मोहतरमा जिनका मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूँ, यानी मरियम इकराम साहिबा। मरियम इकराम साहिबा के वालिद साहब यहाँ पर इकराम साहब यहाँ पर इलेक्शन लड़े थे और उनको जनाब यहाँ से शिकस्त हुई। अब उनके पास पता नहीं ऐसी कौन सी गिद्दड़ सिंगी थी कि उनको टिकट भी मिल गई और उसके बाद उनकी साहबजादी को भी मुस्लिम लीग नून की मखसूस नशिस्तों के ऊपर टिकट मिल गई और इस वक्त वो नेशनल असम्बली के अंदर बैठकर टिकटॉक बनाएंगी, क्योंकि उनकी टिकटॉक इस वक्त बहुत ही ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हैं। ये भी बताया जाता है कि उनके वालिद मोहतरम को ये जो PP 65 है टिकट दिलवाने के लिए मोहतरम अता तारड़ साहब, जो इसी काबीना का जिसका मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूँ, उसी के वजीर इत्तलात व नशरियात है, और मोहतरमा ये जो हैं मरियम इकराम साहिबा, इनकी तरफ से जो इनकी नामजदगी है ख़वातीन लिस्टों के अंदर, इनकी जो शमूलियत है, इसके पसे पर्दा कुव्वत भी जनाब अता तारड़ साहब ही निकल रहे हैं। और मोहतरमा मरियम इकराम साहिबा ने ये नॉमिनेशन होने के बाद खुद अपने दस्ते मुबारक से जो ट्वीट फरमाया है, उस ट्वीट के अंदर भी उन्होंने इस बात का क्रेडिट अता तारड़ साहब और मोहतरमा शिज़ा फातिमा साहिबा को दिया है, जो भी खुशकिस्मती से इसी वज़रा की लिस्ट में शामिल हैं, जनाब शिज़ा फातिमा साहिबा, और वो वज़ीर ममलिकत के ओहदे का हल्फ उन्होंने उठाया। तो इसका मतलब ये है जनाब, ये जो गेम है ये वेल कोऑर्डिनेटेड है और इसका बुनियादी मकसद सोशल मीडिया पर कंट्रोल करना है या सोशल मीडिया पर अपनी प्रेजेंस का इजहार करना है। अब इससे इनकी अक्ल पर मातम करने को दिल करता है कि ये टिकटॉक के जरिए और टिकटॉकर्स के जरिए सोशल मीडिया को कंट्रोल करना चाहते हैं और इमरान खान साहब की सोशल मीडिया टीम के बयानिए का तोड़ करना चाहते हैं। आप अंदाजा कर लें आप। लेकिन क्या किया जाए जनाब, इनके हाथ में इस वक्त इख्तियार भी है, इनके पास ताकत भी है, लेकिन जो सिचुएशन है वो हकीकत में उस सारे फिनोमेना से बिल्कुल मिसमैच्ड है जो हमारे सामने है। और जब तक हमें हकीकी मानों में हकीकी सिचुएशंस के अंदर हकीकी कुव्वतों को सामने नहीं लाएंगे, उस वक्त तक आप सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, आपका जो सा मर्जी है, आपका नेशनल पॉलिटिक्स है, प्रोविंशियल पॉलिटिक्स है, डिस्ट्रिक्ट लेवल की है, यूनियन काउंसिल की है, आपको किसी भी जगह पर पजीराई नहीं मिल पाएगी हुजूर। लिहाजा बेहतर यह है कि ये पसंद नापसंद के फार्मूले को छोड़ दिया जाए, तभी ये निज़ाम आगे चलेगा। और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि फेडरल कैबिनेट के अंदर बज़ाहिर तो इस फार्मूले से जो है वो गुरेज हमें मुस्लिम लीग नून करती हुई नज़र आ रही है, तो ये कहना भी कुछ ज़्यादा गलत नहीं होगा। लेकिन असम्बलियों की नशिस्त के अंदर जो इस वक्त सिचुएशन है वो ज़रा इससे थोड़ी सी मुख्तलिफ है। ये जो फहरिस्त इस वक्त सामने आई है, ये इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इसमें सबसे पहला नाम है जनाब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब का, दूसरे नंबर पर है मिस्टर एहसन इकबाल साहब, तीसरे नंबर पर हैं राना तनवीर साहब। और ये वही राना तनवीर साहब हैं जो हालिया दिनों के अंदर निजी महाफिल में इस बात का जिक्र करते रहते थे कि जनाब नवाज शरीफ साहब की सेहत खराब है, नवाज शरीफ साहब को भूलने की बीमारी हो गई है, उनको याद कुछ नहीं रहता। राना तनवीर साहब अब बन गए हैं वफाकी वजीर। उनके साथ हैं जनाब आजम नज़ीर तारड़ साहब, फिर चौधरी सालिक हुसैन साहब हैं, अब्दुल अलीम खान साहब हैं, जाम कमाल साहब हैं, इंजीनियर अमीर मुकाम साहब हैं, सरदार अवैस अहमद खान लगारी साहब हैं, मिस्टर अताउल्ला तारड़ साहब हैं, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी है, मिस्टर कैसर अहमद शेख हैं, मियाँ रियाज हुसैन पीरज़ादा हैं, मोहम्मद इसहाक डार साहब हैं, मिस्टर मुसद्दक मलिक साहब हैं, मिस्टर मोहम्मद औरंगज़ेब साहब हैं, मिस्टर अहद खान चीमा हैं, मिस्टर मोहसन रज़ा नकवी साहब हैं, और इनके साथ साथ शिज़ा फातिमा साहिबा हैं जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट यानी वज़ीर ममलिकत के ओहदे का इन्होंने हल्फ लेना है। अब ये बातें हमारे सामने काफ़ी दिन से आ भी रही थी कि ये जो कैबिनेट है ये कौन कौन से लोग होंगे और उसमें किस तरीके से परफॉर्मेंस होगी, और ये बात अब बहुत हद तक वाज़ेह हो चुकी है कि इस काबीना के इस मरहले के बाद यानी ओथ टेकिंग के बाद कुछ एडवाइज़र्स और कुछ स्पेशल असिस्टेंट्स भी सामने आ रहे हैं। जिस तरीके से जनाब जलील अब्बास साहब जो इस वक्त जो केयर टेकर थे फॉरेन मिनिस्टर,
ان کو بطور ایڈوائزر ٹو دی پرائم منسٹر آن فارن افیئرز اپوائنٹ کیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ طارق فاطمی صاحب کو اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دی پرائم منسٹر آن فارن افیئرز اپوائنٹ کیا جا رہا ہے. یہ ایک وزارت خارجہ کا ایک مکمل کمبینیشن بن جائے گا جہاں پر اسٹیبلشمنٹ اور پولیٹیکل لیڈرشپ دونوں سیم پیج پر ہمیں نظر آئیں گے. اسی طریقے سے وزارت خزانہ ہے جہاں پر اورنگزیب صاحب بطور وفاقی وزیر خزانہ اس کو لیڈ کریں گے, اور جناب اورنگزیب صاحب نے اس مقصد کے لیے اپنی ایک بہت ہی بیش قیمت نوکری اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی ہالینڈ کی یعنی ڈچ نیشنلٹی دونوں کو سرنڈر کیا ہے, اور اب وہ بطور وفاقی وزیر خزانہ فرائض سر انجام دیں گے. ان کے ساتھ ممکنہ طور پر ڈاکٹر شمشاد اختر صاحبہ مشیر خزانہ کے فرائض انجام دیں گی, اور سلمان صاحب ہے کوئی وہ پرائم منسٹر کے معاون خصوصی ہوں گے فائنانس افیئرز پر. اور یہاں پر بھی یہ جو کمبینیشن ہے یہ اسٹیبلشمنٹ اور پولیٹیکل لیڈرشپ دونوں کا یہاں پر ہمیں وہ کمبینیشن نظر آ رہا ہے. اسحاق ڈار صاحب کو اس مرتبہ وفاقی وزارت خزانہ نہیں ملے گی, ان کو وزیر خارجہ کا چارج دیا جائے گا, اور یہ نظام اسی طریقے سے آگے چلے گا. جہاں تک اب اہم ترین ایشو ہے جس کا ذکر میں نے آپ کے ساتھ گفتگو کے آغاز میں کیا تھا, یعنی اب جو کارروائی ہوگی وہ بہت ہی زیادہ سخت ہوگی, اور اس کے ہمیں کچھ اشارے مل رہے ہیں. جس طریقے سے کل لاہور کے اندر مظاہرہ ہوا اور پاکستان تحریک انصاف نے جی پی او چوک کے اوپر آ کر یہاں پر جمع ہو کر احتجاج کرنے کی کوشش کی, اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مختلف جگہوں پر پولیس کی طرف سے کریک ڈاؤن بھی آیا, اور اس کی کچھ ویڈیو فوٹیجز ہم نے مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر دیکھی. لوگوں کو گرفتار کیا گیا, اور ان کے اوپر کچھ لوگوں کے اوپر سخت قسم کے پرچے جس میں دہشت گردی کے پرچے ہیں, عوام کو اکسانا ہے, ریاست کے خلاف جتھا بازی کرنا ہے, منظم کرنا ہے, ریاست کی رٹ کو چیلنج کرنا ہے, کار سرکار میں مداخلت کرنا ہے, قوانین کا احترام نہ کرنا, اور جیسی دیگر دفعات سخت قسم کی دفعات پر مشتمل ایف آئی آر کاٹی گئی ہے, جس میں پی ٹی آئی کے رکن صوبائی اسمبلی بھی شامل ہیں. ان سمیت لوگوں پر ایف آئی آر کاٹی گئی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک اشارہ ہے جو مستقبل کے سیٹ اپ کے حوالے سے دیا جا رہا ہے کہ جناب یہاں پر کسی کے حوالے سے بھی کوئی روح رعایت نہیں ہوگی. محسن نقوی صاحب کی بطور وزیر داخلہ تقرری اسی بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ پیپلز پارٹی ہے, نون لیگ ہے یا اسٹیبلشمنٹ ہے, یہ تینوں اس معاملے پر سیم پیج پر موجود ہیں, اور محسن نقوی صاحب کو پیپلز پارٹی کی بیکنگ بھی ملے گی, نون لیگ کی بیکنگ بھی ملے گی, اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹیبلشمنٹ کی طاقت بھی ملے گی کہ وہ سختی کریں اور ایک ایسا کریک ڈاؤن کریں جس کی ماضی میں مثال نہیں ملتی. اور اس حوالے سے یہ بات میں آپ کو بہت ہی زیادہ ریلائبل سورسز سے بتا رہا ہوں کہ آنے والے چند دن کے اندر, اور یہ دن سے مراد یہ نہیں ہے کہ 7 دن, آنے والے چند دن کے اندر آپ کو اس بات کے حقیقی ثبوت ملیں گے کہ جو کریک ڈاؤن ہے وہ کس حد تک خوفناک اور کس حد تک سخت ہوگا, اور ان تمام لوگوں کو جو کسی نہ کسی طریقے سے 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہیں ان کو نہ صرف گرفتار کیا جائے گا بلکہ سخت ترین کارروائی ان کے خلاف ہونے جا رہی ہے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ اس کارروائی کو اینٹیسپیٹ کرتے ہوئے کچھ سازشی تھیوریاں ہیں جو اس وقت منظر عام پر آ رہی ہیں, خاص طور پر اس حوالے سے کہ جناب نواز شریف صاحب کو پنجاب اور مرکز دونوں کی حکومتوں میں اور دونوں کی سیاست میں حصہ لینے سے روک دیا گیا ہے, اور نواز شریف صاحب کو یہ بات کہی گئی ہے کہ جناب آپ بہتر ہے کہ آپ لنڈن واپس چلے جائیں, کیونکہ اگر آپ لنڈن واپس نہیں جاتے تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ لاہور سے NA-130 سے جو آپ کی سیٹ ہے اس کی ری کاؤنٹنگ کے اندر آپ کو یا اس کے جو فرنزک آڈٹ ہوگا اس کے نتیجے میں آپ کو ہرا دیا جائے گا, اور آپ کو اس پر شدید ہزیمت کا سامنا کرنا پڑے گا. اور اگر آپ اس طرح کی ہزیمت سے بچنا چاہتے ہیں تو پنجاب کو بھی ہم چلائیں گے, وفاق کو بھی ہم چلائیں گے, آپ لنڈن جا کے بیٹھ جائیں اور کسی بھی معاملے میں مداخلت نہ کریں. یہ ایک سازشی تھیوری ہے جو آئی ہے, جبکہ اسی پلیٹ فارم سے میں خود آپ کے سامنے یہ ویڈیو کا تھمبنیل آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں, جس پر میں نے آپ کو یہ خبر دی تھی کہ نواز شریف صاحب نہ صرف ایکٹیو ہو گئے ہیں بلکہ نگہبان رمضان پیکج کے حوالے سے محترمہ مریم نواز صاحبہ کے ساتھ انہوں نے خود ایک اعلیٰ سطحی اجلاس کی صدارت کی تھی, جس کے اندر چیف سیکرٹری سمیت دیگر پنجاب کے اعلیٰ حکام موجود تھے, اور انہوں نے ان کو گائیڈ لائنز دی تھیں کہ کس طریقے سے رمضان کے اندر
कीमतों को कंट्रोल में रखना है, किस तरीके से इस पैकेज को लोगों तक पहुंचाना, और इस हवाले से उन्होंने अपने तजुर्बे की रोशनी में पंजाब गवर्नमेंट को गाइडलाइंस दी थी। दूसरी जानिब मैंने अभी 2 दिन पहले आपको यह खबर दी है कि नवाज शरीफ साहब इसी महीने यानी रमजानुल मुबारक के अंदर ही सऊदी अरेबिया जा रहे हैं 5 दिन के विजिट पर, जहां पर वो ना सिर्फ उम्रा अदा करेंगे बल्कि वो अहम सऊदी शख्सियत से मुलाकात भी करेंगे और पाकिस्तान में उनकी जो सरमायाकारी के हवाले से उनके साथ जो वादा किया गया था यानी नवाज शरीफ साहब के साथ, उस पर अमल दरामद के लिए फाइनल डायलॉग किया जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि नवाज शरीफ साहब कहीं नहीं जा रहे, नवाज शरीफ साहब इधर ही हैं और इधर बैठकर मुस्लिम लीग नून की पॉलिटिक्स को स्टीयर करेंगे। दूसरी साजिशी थ्योरी आती है आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से, और आसिफ अली जरदारी साहब के बतौर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान मनसब पर बराजमान होने के बाद सबसे पहला एतराज़ यह आता है कि कोशिश की जाती है कि किसी तरीके से मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान दूरियों को पैदा किया जाए, और इसके लिए इस बात का जो है ना वो माहौल बनाया जा रहा है। और एक साजिशी थ्योरी बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो डेवलप की गई है। नजम सेठी साहब ने अपने टॉक शो के अंदर जो सवा टीवी पर हुआ था, उन्होंने इस बात का बाज़ाब्ता तौर पर जिक्र किया है कि जनाब आसिफ अली जरदारी साहब जो है शहबाज शरीफ साहब से सख्त किस्म के फैसले कराएंगे, मईशत के हवाले से उन पर जो है वो जो सख्त फैसले हैं लोगों के ऊपर लागू करेंगे, और जैसे ही मईशत अपने पैरों पर खड़ी होना शुरू होगी, लोगों को रिलीफ मिलना शुरू होगा, मईशत चलना शुरू होगी, आसिफ अली जरदारी साहब शहबाज शरीफ की कमर से हाथ उठा लेंगे, उनको हमायत से महरूम कर देंगे, और फिर बिलावल को पाकिस्तान तरीके इंसाफ की मदद के साथ प्राइम मिनिस्टर बना देंगे, और इस तरीके से मुस्लिम लीग नून की छुट्टी हो जाएगी। सारे का सारा बेनिफिट जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब की प्लेट में चला जाएगा, और आसिफ अली जरदारी साहब इस चक्कर के अंदर बिलावल साहब को अगली टर्म के लिए भी बतौर प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट लॉन्च भी करेंगे, और अपनी हुकूमती कामयाबियों के सर पर बिलावल साहब को कामयाब कराएंगे, जो मेरा ख्याल है कि मुकम्मल तौर पर गलत है, क्योंकि ये एक ऐसा हुकूमती मॉडल हमारे सामने आया है जो एक वसी तर तनाजुर के अंदर ना सिर्फ डेवलप किया गया है, बल्कि इस सेटअप की मुद्दत कई लोगों का ये मानना है कि 10 साल है, यानी ये 5 साल के लिए ये सेटअप इस तरह नहीं चल रहा, बल्कि अगले 5 साल के लिए भी इसी सेटअप ने चलना है और इसी तरह की हुकूमत ने मर्ज वजूद में आना है। उस वक्त तक जब तक पाकिस्तान की मईशत सही मानों में ट्रैक पे नहीं आ सकती, किसी तरह का और तजुर्बा नहीं किया जाएगा। लिहाजा माजरत के साथ मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये इस्तदलाल दुरुस्त है। आसिफ अली जरदारी साहब यारों के यार हैं, और आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से किसी को इस पर इब्हाम में नहीं रहना चाहिए कि अगर कोई उनके ऊपर एहसान करेगा तो वो उसकी एहसान फरामोशी करेंगे। पीपल्स पार्टी के वोट्स सबके सामने मौजूद हैं, और मुस्लिम लीग नून ही के वोट है जिसकी बुनियाद पर आसिफ अली जरदारी साहब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बने हैं। लिहाजा इस बात का कोई इम्कान नहीं कि वो मुस्लिम लीग नून की पीठ पे खंजर से वार करेंगे। ये तमाम की तमाम सियासी थ्योरियां हैं ताकि उम्मीदों को जिंदा रखा जा सके और बयानिए को किसी न किसी तरीके से ताकतवर बनाया जा सके। हकीकत के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं। हकीकत है तो सिर्फ यही है कि वो डंडे जो तेल के ड्रमों के अंदर भिगो के रखे गए थे वो निकाल लिए गए हैं, उनको कपड़े से खुश्क किया गया है, और अब वो डंडे जनाब बरसने के लिए तैयार हैं, और जहां जहां पर बरसेंगे वहां से एक ही आवाज़ आएगी, लाले। इसके अलावा कोई और आवाज़ नहीं आएगी। अपनी राय ज़रूर ज़ाहिर कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।